हेलो एवरीवन। तो आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का माइंड मैप पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 12th का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और इस वीडियो को आप क्लास 12th के लिए भी देख सकते हैं और नीट के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें हम पूरी तरीके से एनसीईआरटी को डिस्कस करते हैं, शुरू से लेकर आखिरी तक जितने भी एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे हम कवर करेंगे, ठीक है। तो टोटल 5 पेज का माइंड मैप है ये, और पहला पेज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। हाँ, अब ठीक है, अच्छे से दिख रहा होगा ना। अच्छा, इस चैप्टर में हम टोटल 3 थ्योरीज़ पढ़ते हैं। पहली थ्योरी वर्नर थ्योरी है, दूसरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और तीसरा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो इन 3 थ्योरीज़ को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं वर्नर्स थ्योरी से। तो वर्नर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में 3 चीज़ें बताई। अच्छा देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखने में कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है? ये 2 स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ होती है इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट वाली चीज़ जो है इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, ठीक है? इसके बाहर जो होता है, ये जैसे क्लोरीन यहाँ पे बाहर लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं काउंटर आयन। अच्छा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 2 चीज़ें हैं, सेंट्रल मेटल आयन जो कि यहाँ पे कोबाल्ट है। कोबाल्ट को सेंट्रल मेटल आयन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी NH3 हैं यानी कि अमोनिया है, वो सारे कोबाल्ट के आस-पास लगे होते हैं, ठीक है? तो कोबाल्ट बीच में रहता है, उसके अगल-बगल सारे अमोनिया लगे होंगे। तो इसीलिए कोबाल्ट को यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन कहा गया है, ठीक है? अच्छा, NH3 जो है यहाँ पे 6 NH3 हैं, इनको हम लिगैंड कहते हैं, ठीक है? अच्छा, अब हम पहले वर्नर थ्योरी पढ़ते हैं, फिर इस पे आएँगे, ठीक है? तो वर्नर ने 3 चीजें बताई। पहला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। वर्नर ने कहा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 तरह की वैलेंसी होती है। पहली है प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर होता है सेंट्रल मेटल का। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है, कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वही प्राइमरी वैलेंसी है। अच्छा, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है ये आयनाइजेबल होती है, मतलब इसको आयन के फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। प्राइमरी वैलेंसी जो है वो एक्चुअली काउंटर आयन के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो काउंटर आयन जो होता है ये 1 डिग्री वैलेंसी को शो करता है, लेकिन इसको देख के आप 1 डिग्री वैलेंसी को बता नहीं सकते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 3 क्लोरीन लगे हैं तो 1 डिग्री वैलेंसी 3 ही होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन काउंटर आयन जो होता है 1 डिग्री वैलेंसी को शो करता है, ठीक है। और इसी वजह से कहा जाता है आयनाइजेबल है। आयनाइजेबल मतलब अगर हम इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आयनाइज करें, मतलब इसको अपने आयंस में तोड़ दें, तो देखो यहाँ पे जो स्फीयर के अंदर की चीज है वो नहीं टूटती है। जैसे यहाँ पे देखो स्फीयर में क्या था, CO और 6 NH3 थे, यहाँ पे भी CO है और 6 NH3 है। तो इसके अंदर की चीजें नहीं टूटेंगी, लेकिन जो काउंटर आयन होता है वो अलग होता है मॉलिक्यूल से। वो मॉलिक्यूल से टूट जाता है और टूट के यहाँ पे देखो 3 क्लोरीन बाहर निकल गए। तो 3 क्लोरीन यहाँ पे बाहर निकल गए जो कि काउंटर आयन होते हैं, ठीक है। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये कोऑर्डिनेशन नंबर को दर्शाती है। अभी हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ठीक है। और ये नॉन आयनाइजेबल होती है। अच्छा, सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो लिगैंड के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। एक्चुअली जो NH3 है, आपको पता है अमोनिया के ऊपर एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे, और नाइट्रोजन अपना लोन पेयर कोबाल्ट को देता है, इसी की वजह से हमारा बॉन्डिंग होती है यहाँ पे। तो लोन पेयर को दे के जब बॉन्डिंग बनाई जाती है तो उसे हम क्या क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कोबाल्ट और NH3 के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहता है, ठीक है। और जो NH3 है, जो लिगैंड है, यही हमें सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बताता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 6 NH3 हैं तो सेकेंडरी वैलेंसी भी 6 होगी। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे अभी हम जानेंगे, ठीक है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव्ड बाय सेंट्रल मेटल। जो सेंट्रल मेटल है उसने कितना इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव किया उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जैसे इस केस में देखें तो 6 NH3 है। अच्छा, हर एक अमोनिया पे एक लोन पेयर है और एक लोन पेयर वो अपना कोबाल्ट को देके बॉन्ड बना रहा है। तो टोटल 6 अमोनिया है, यानी 6 लोन पेयर कोबाल्ट ने एक्सेप्ट किए, यानी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 अमोनिया है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है, लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी लिगैंड्स ऐसे होते हैं कि लिगैंड कम होंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 अमोनिया है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा क्योंकि हर अमोनिया ने एक लोन पेयर को कोबाल्ट को ट्रांसफर किया है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का बहुत ही आसान तरीका, आप परेशान होते हैं इसमें, लेकिन बहुत ही आसान तरीका क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव्ड बाय सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल ने कितने इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव किया। अच्छा, द लिगैंड्स हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पेशियल अरेंजमेंट, मतलब जो लिगैंड्स होते हैं इनका एक स्पेसिफिक स्पेस में अरेंजमेंट होता है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे इसी कंपाउंड है CONH3 का होल 6, CONH3 का होल 6, ठीक है। अगर आप इसको बनाएंगे तो जैसे ये कोबाल्ट है, इसमें जो 6 NH3 हैं, ये इनका अरेंजमेंट जो है कोबाल्ट के आसपास फिक्स होगा। जैसे मान लेते हैं पहला NH3 यहाँ पे लगा था, दूसरा यहाँ पे लगा है, ठीक है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है, पांचवा यहाँ पे है, ठीक है, और छठवां यहाँ पे है। तो ये जो अरेंजमेंट है NH3 का कोबाल्ट के आसपास स्पेस में, वो फिक्स होगा। स्पेस मतलब जगह पे, ठीक है। तो कोबाल्ट के आसपास जो स्पेशल अरेंजमेंट है लिगैंड का वो फिक्स होता है, ठीक है। और हर एक लिगैंड जो है, हर एक में NH3 पे एक लोन पेयर है, उसी लोन पेयर को ट्रांसफर करके यहाँ पे बॉन्ड बनाया गया है। देखो, ये जो एक्चुअली बॉन्ड है ये सारे के सारे कोबाल्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये लोन पेयर को ट्रांसफर करके बनाए गए हैं, ऐसे एरो के द्वारा डिनोट किए जाते हैं।
ना, हर एक NH3 ने एक लोन पेयर दिया है, इसी वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया है 6। जितने लोन पेयर कोबाल्ट को दिए गए वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, और हर एक NH3 ने एक लोन पेयर दिया है, इसी वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। लिगैंड्स का कैरेक्टरिस्टिक अरेंजमेंट होता है, मतलब एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है सेंट्रल मेटल के आसपास, सेंट्रल मेटल आयन जो होता है उसके आसपास। ठीक है, अच्छा, अब ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। इसके बीच में जो होता है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। ये यहाँ पे कोबाल्ट जो है सेंट्रल मेटल आयन है, NH3 लिगैंड है, लिगैंड की वजह से सेकेंडरी वैलेंसी आती है, जो कि अभी आपने देखा भी है ना? और जो क्लोरीन है ये काउंटर आयन है, ये प्राइमरी वैलेंसी को शो करता है। ठीक है, अब लिगैंड के बारे में कुछ और चीज़ें हम बात करेंगे। जो लिगैंड होते हैं ये 3 तरह के होते हैं, यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड। यूनि मतलब 1, डेंटेड मतलब होता है दाँत। इसके एक दाँत है, क्या मतलब है इसका? यूनिडेंटेड जो लिगैंड होते हैं इनमें एक डोनर एटम होता है, सिर्फ एक ही ऐसा एटम होता है जो कि अपना लोन पेयर ट्रांसफर कर सकता है। तो गिव 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो एक इलेक्ट्रॉन, एक डोनर एटम है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को ट्रांसफर किया जाएगा। जैसे कि NH3 के पास, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, Cl- में एक लोन पेयर ट्रांसफर हो सकता है, H2O में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के पास से एक लोन पेयर ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे ऑब्वियसली 2 लोन पेयर हैं, लेकिन कोई भी एटम अपने पास से एक ही लोन पेयर ट्रांसफर कर सकता है ना? एक एटम हमेशा एक ही लोन पेयर ट्रांसफर करेगा, क्योंकि इतना इलेक्ट्रॉन की मतलब भारी नहीं है उसके पास, इतना इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को देने में बहुत एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो जैसे क्लोरीन के पास भी एक से ज़्यादा लोन पेयर हैं, लेकिन एक ही ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो NH3, क्लोरीन और H2 ये सारे एक लोन पेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, इसलिए यूनिडेंटेड। अब आते हैं बाइडेंटेड पे। बाइडेंटेड में 2 डोनर एटम होंगे, मतलब 2 ऐसे एटम होंगे जो कि अपना लोन पेयर दे सकते हैं। कैन गिव 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर को ट्रांसफर किया जा सकता है। एग्जांपल देखो, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इथेन 1,2 डायमीन। अब इथेन 1,2 डायमीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है ना? 2 कार्बन है, इस वजह से इथेन, और दोनों पे एक अमीन लगा है, तो 1,2 डायमीन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 अमीन है, तो इस ये नाइट्रोजन भी अपना लोन पेयर दे सकता है और ये भी अपना लोन पेयर दे सकता है। तो यहाँ पे 2 ऐसे एटम से 2 डोनर एटम है, तो इसी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर किया जा सकता है। ऐसे ही ऑक्सीडेट आयन देखो, ऑक्सीडेट आयन में कार्बन कार्बन यहाँ पे होता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर होता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक O- लगा होता है। अब ये वाला O- जो है ये भी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को दे सकता है और ये वाला भी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को दे सकता है। तो यहाँ पे भी क्या है, 2 डोनर एटम्स है। ठीक है, ऑक्सीडेट आयन को इस तरीके से कहा जाता है C2O4-2। अब आते हैं पॉलीडेंटेट पे। पॉलीडेंटेट में कई डोनर एटम्स होते हैं, जैसे कि EDTA-4 एक एग्जांपल आपको दे रखा है। इसका स्ट्रक्चर आपको नहीं जानना है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। अच्छा, EDTA-4 में टोटल 6 डोनर एटम्स होते हैं, 4 ऑक्सीजन होता है और 2 नाइट्रोजन होता है, इसीलिए EDTA-4 को हेक्साडेंटेट कहा जाता है। हेक्सा मतलब 6 और डेंटेट मतलब दांत, तो इसके पास 6 डोनर एटम्स हैं, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, हेक्साडेंटेट कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉलीडेंटेट में एक एग्जांपल आपको याद रखना है, EDTA-4, जिसका जो कि एक्चुअली हेक्साडेंटेट है। इसमें कई सारे डोनर एटम्स पाए जाते हैं। यहाँ पे हेक्साडेंटेट वाले में 6 होंगे, EDTA में मतलब 6 होंगे। ठीक है, अब आता है चिलेट लिगेंड। अब देखो, जैसे कि ये हमारा एक बाइडेंटेट लिगेंड है, यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे एक लोन पेयर है। अब मान लो ये कहीं जाता है बॉन्डिंग करने, वहाँ पे सिर्फ एक ही लोन पेयर की जरूरत है, तो ये अपना एक ही लोन पेयर ट्रांसफर करेगा। वहाँ पे मान लो 2 लोन पेयर की जरूरत है, तो अपना दोनों लोन पेयर ट्रांसफर कर देगा। ऐसे ही मान लो ये ऑक्सिलेट आयन है, ऑक्सिलेट आयन कहीं जाता है बॉन्डिंग करने, वहाँ पे सिर्फ एक ही लोन पेयर को मतलब लोन पेयर की जरूरत है, तो O- ये वाला मान लेते हैं, ये वाला O- अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर कर रहा है। और वहाँ पे मान लो 2 लोन पेयर की जरूरत है, तो दोनों, ये वाला भी ट्रांसफर करेगा, ये वाला भी ट्रांसफर करेगा। तो अगर 2 डोनर एटम है, तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों लोन पेयर ट्रांसफ़र किए जाएँ। ज़्यादातर यही होगा कि दोनों ही ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है? अगर अगर इथेन 1,2 डायमीन यानी ये वाला स्ट्रक्चर अपने दोनों लोन पेयर को ट्रांसफ़र करता है, तो हम कहते हैं यहाँ पे चिलेशन हो गया, या कह लो ये चिलेट लिगेंड है। अगर ये अपने दोनों लोन पेयर को ट्रांसफ़र करता है, तो एक इसकी डेफिनेशन पढ़ो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इफ बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट, अगर कोई बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड है हमारे पास, यूजेस ऑल डोनर एटम्स फॉर बॉन्डिंग, अगर ये ऑल सारे डोनर एटम को यूज करता है बॉन्डिंग के लिए, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, इट्स कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड। इसको चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास अमोनिया ही है, ठीक है, और हमारे पास ये है इथेन 1,2 डायमीन। ठीक है, EN लिखा जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म में, इथेन 1,2 को 1,2 डायमीन को EN लिखा जाता है। अब इसके पास पता है आपको 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं, और दो, एक नाइट्रोजन एटम पे ये वाला लोन पेयर मान लेते हैं, एक नाइट्रोजन एटम का ये लोन पेयर। ठीक है, तो 2 लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर भी ट्रांसफर किया गया इसके पास, और ये लोन पेयर भी इसके पास ट्रांसफर किया गया। तो देखो यहाँ पे रिंग बन गई, है ना? तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे हमने अमोनिया लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे सेंट्रल मेटल लिखो, कोई कोबाल्ट लिख दिया है। ठीक है, कोबाल्ट है हमारे पास, और हमारे पास EN है, EN से
अगर एक ही लोन पेयर ट्रांसफर किया जाए तो कोई रिंग नहीं बनती है, लेकिन अगर दोनों लोन पेयर को ट्रांसफर किया जाए तो रिंग हो जाती है। तो अगर दोनों लोन पेयर का इसने ट्रांसफर किया, यानी दोनों नाइट्रोजन एटम को इसने यूज किया, और इसीलिए इसको हम कहेंगे चिलेट लिगेंड, चिलेट लिगेंड कहेंगे। और चिलेट लिगेंड की वजह से देखो रिंग फॉर्मेशन हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो जब भी हमारे पास दो लोन पेयर होंगे ट्रांसफर किए जाएंगे, तो हमेशा भाई एक इधर से एक इधर से, और हमारे पास एक रिंग बन जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीडेट आयन है, मान लेते हैं कोबाल्ट है, यहाँ पे ऑक्स है, यहाँ पे O माइनस एक दूसरा एटम, O माइनस दो है ना, नेगेटिव चार्ज है। और ये नेगेटिव चार्ज एक्चुअली क्या है, एक लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दो इलेक्ट्रॉन है, वही बात हो गई, ठीक है। और अगर मान लेते हैं एक ही ट्रांसफर किया तो कोई रिंग नहीं बनी, लेकिन अगर दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया इसने तो यहाँ पे एक रिंग बन गई। तो जब भी चिलेशन होता है, चिलेशन मतलब अपना दोनों इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना, दोनों डोनर एटम को यूज करना, या जितने भी एटम हो, मान लेते हैं 3 डोनर एटम है, तीनों को यूज कर लेना, ठीक है। तो जब भी सारे डोनर एटम को यूज किया जाता है तो रिंग फॉर्मेशन हो जाता है, इसी को कहते हैं हम चिलेट लिगेंड या फिर चिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब चिलेटिंग लिगेंड होता है तो रिंग फॉर्मेशन हो जाता है, ये एनसीईआरटी ने लिख के दिया, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, लिगेंड पढ़ा 3 तरह की, यूनि, बाई और पॉलीडेंटेट। अच्छा, अब आपको पता करना है फाइंड कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर जानना है PtCl6-2 इसमें और इसमें। अच्छा, मैंने लिख दिया है आंसर, लेकिन अब एक बार देखते हैं। जैसे कि अगर हम लेते हैं पहला एग्जांपल लेते हैं, Pt है और 6 Cl है। अच्छा, जो क्लोरीन है वो देखो, क्लोरीन क्या है, यूनिडेंटेट लिगेंड, यहाँ पे मैंने लिखा है ना यूनिडेंटेट लिगेंड है, मतलब एक Cl माइनस जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को ट्रांसफर करेगा। टोटल 6 लोन पेयर है, 6 मतलब क्लोरीन है हमारे पास, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को ट्रांसफर किया जाएगा पीटी के पास, और जितने इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर किए गए वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो पीटी ने 6 इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव किए, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है। अच्छा, अमोनिया भी यूनिडेंटेट लिगेंड है, यानी एक अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर करेगा, एक लोन पेयर को ट्रांसफर करेगा। 4 अमोनिया है तो 4 लोन पेयर को ट्रांसफर किया गया, इसी वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो C2O4 आता है। अच्छा, C2O4 बाइडेंटेट लिगेंड है ना, C2O4 समझते हो ना, हमारा ऑक्सीडेट आयन C2O4-2, ये देखो यहाँ पे लिखा है C2O4-2। अच्छा, C2O4 जो है ये बाइडेंटेट लिगेंड है, एक C2O4 दो इलेक्ट्रॉन पेयर को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। और टोटल 3 C2O4 है यहाँ पे, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर होगा, 6, है ना। है तो 3 ही, लेकिन एक ने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को ट्रांसफर किया, और इसी वजह से टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर किया गया, इसी वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया। इसको देखो ऐसे समझो, Fe है हमारे पास, हमारे पास 3 ऑक्सीडेट है, एक ऑक्सीडेट यहाँ पे है, एक ऑक्सीडेट यहाँ पे है, और एक ऑक्सीडेट यहाँ पे है। और ये दोनों सारे क्या है, ऑक्सीडेट बाइडेंटेट है ना, ये सारे ऑक्सीडेट बाइडेंटेट है ना। इसको इधर इधर बना लेते हैं, बाइडेंटेट है सारे के सारे। इस ऑक्सीडेट ने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर किए, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर किए, और इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर किए। टोटल कितने लोन पेयर इस पे, Fe पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर हुए, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 2 3 4 5 6। तो ऑक्सीडेट तो 3 ही है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव किया जा रहा है आयरन के द्वारा। और यहाँ पे आपको देखो चिलेशन भी दिख रहा है ना, लिगेंड रिंग फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है। तो जब भी चिलेशन होता है रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे देखो, नॉर्मली यहाँ पे जब मोनोडेंटेट लिगेंड होता है तो जितने लिगेंड होते हैं वही ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है, क्योंकि एक ही एक ट्रांसफर होता है, जितने लिगेंड है वही ऑक्सीडेशन नंबर है, क्योंकि एक ही एक लोन पेयर ट्रांसफर हुआ है। लेकिन यहाँ पे हर एक ऑक्सीडेट आयन ने 2 लोन पेयर ट्रांसफर किए हैं, टोटल 3 ऑक्सीडेट आयन है, तो टोटल 6 लोन पेयर ट्रांसफर हुआ है, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते समय ये चीज़ ध्यान देना कि जो लिगेंड लग रहा है वो मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है या पॉलीडेंटेट है, किस तरह का लिगेंड है, ठीक है। बाइडेंटेट है तो हर एक जो लिगेंड है वो 2 लोन पेयर को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इस तरीके से आप निकाल लोगे, आसान है ना। अब एक और पॉइंट है, एम्बीडेंटेट लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिनमें 2 डिफरेंट डोनर एटम्स होते हैं, 2 अलग अलग डोनर एटम होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बाइडेंटेट में देखो, दोनों डोनर एटम जो है वो सेम है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है ना। लेकिन एम्बीडेंटेड में दोनों डोनर एटम्स अलग अलग होंगे, अभी हम देखेंगे। एंड कैन जॉइन टू मेटल यूजिंग आइदर वन, और वो मेटल से जुड़ सकता है किसी भी एक डोनर एटम को यूज करके। जैसे NO2 आपको 2 तरीके से देखने को मिलेगा, कहीं कहीं लिखा होगा ऐसे डैश NO2, इस तरीके से लिखा होगा, कहीं कहीं लिखा होगा ONO। तो जब NO2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया है, उसके वजह से बॉन्डिंग हुई है। अगर लिखा है ONO तो इसका मतलब ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया है, उसकी वजह से बॉन्डिंग हुई है। तो यहाँ पे 2 डोनर एटम है, दोनों अलग अलग हैं, एक नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है, और दोनों में से किसी भी एक को यूज करके बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको डिफिनेशन आ गई है ना। ऐसे ही SCN-, यहाँ पे देखो सल्फर के पास लोन पेयर है, और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन अपना नेगेटिव चार्ज लेके बॉन्डिंग कर सकता है,
सल्फर अपना लोन पेयर दे के बॉन्डिंग कर सकता है। तो यहाँ पे भी दो डिफरेंट डोनर एटम है, एक सल्फर है एक नाइट्रोजन है, और दोनों में से किसी एक को यूज करके बॉन्डिंग हो सकती है। तो ऐसे लिगेंड्स को हम कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। और दो एग्जांपल अच्छे से याद रखना है, NO2 और HCN-, ठीक है, ये एम्बीडेंटेड लिगेंड्स हैं। ठीक है, अब देखो कॉम्प्लेक्स दो तरह के होते हैं, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलेप्टिक। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनमें एक ही तरह के लिगेंड होते हैं, सिंगल टाइप ऑफ लिगेंड, जैसे CONH3 का होल 6, सारे के सारे कौन है, अमोनिया, है ना। लिगेंड जितने हैं वो सारे अमोनिया है, तो एक ही तरह के लिगेंड है। हेट्रोलेप्टिक में एक से ज्यादा तरह के लिगेंड होंगे, जैसे कि CONH3 का होल 4 और Cl2। तो यहाँ पे दो लिगेंड है, यहाँ पे अमोनिया भी है और क्लोरीन भी है, तो दो लिगेंड है। तो जब अलग अलग तरह के लिगेंड होंगे तो हेट्रोलेप्टिक, एक ही तरह के लिगेंड होंगे तो होमोलेप्टिक। ठीक है, तो ये था हमारा पहला पेज। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे पेज पे। अब बारी आती है IUPAC नेमिंग की। दिख रहा होगा अच्छे से। तो अब हम IUPAC नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे। कुछ रूल्स हैं, रूल पढ़ देते हैं, फिर दो तीन नाम लिख लेंगे, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब ये अच्छे से आ जाएगा आपको। ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिस करनी जरूरी होगी IUPAC के लिए। ठीक है, तो IUPAC नेमिंग के रूल देख लेते हो। पहला रूल है राइट कैटायन पार्ट फर्स्ट। सबसे पहले हम कैटायन वाला पार्ट लिखेंगे। तो देखो जब भी कोई एक हम वो लिखते हैं, जैसे CONH3 का होल 6.3Cl। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ये पॉजिटिव है और क्लोरीन नेगेटिव है। ठीक है, जनरली जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है पहले लिखा जाता है और नेगेटिव वाला बाद में, लेकिन ये जनरल रूल है, कोई वो नहीं है ना, कोई बढ़िया रूल नहीं है, ये एक नॉर्मल रूल है, गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो CONH3 होल 6 जो है ये पूरा पॉजिटिव है और Cl जो है नेगेटिव है। अब इससे भी आप ध्यान दे सकते हैं कि जो क्लोरीन होता है ये हमेशा Cl- बनाता है, Cl पॉजिटिव कभी आपने नहीं देखा होगा। ठीक है, तो ये पार्ट पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और कहा गया है कि पहले पॉजिटिव पार्ट आपको लिखना है, राइट कैटायन पार्ट फर्स्ट। तो सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखोगे हमेशा, उसके बाद नेगेटिव पार्ट का, ये एक रूल होता है। ऐसे कई सारे और भी मतलब होते हैं जिनमें जो मतलब काउंटर आयन होता है वो आगे के साइड लिखा होता है। ठीक है, उसका भी आप एग्जाम्पल देखेंगे। तो जैसे ये हो गया K4 FeCN होल 6। अब देखो यहाँ पे पोटेशियम है, पोटेशियम एक मेटल है, K जो है K+ बनाता है ना, और ये पार्ट पूरा जो है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखोगे, यानी आप यहाँ पे पहले पोटेशियम का नाम लिखोगे। तो पहला रूल ये होता है जो कैटायन पार्ट है उसका नाम पहले लिखा जाता है, और जनरली कैटायन आपको आगे की साइड दिखेगा। ठीक है, पहले कैटायन फिर एनायन, ऐसे नॉर्मल लिखा जाता है। जैसे आप लिखते हैं NaCl, तो Na+ होता है, Cl-, पहले कैटायन होता है बाद में एनायन होता है। तो जनरली ऐसा होता है, ऐसा 100% सही नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके केस में ज्यादातर आपकी जगह पे जो पहले लिखा होगा वो कैटायन होगा, बाद में जो होगा एनायन होगा। ठीक है, तो इससे आप पहचान सकते हो। अच्छा, पहला रूल है राइट कैटायन पार्ट, पहले कैटायन पार्ट का नाम लिखना है, फिर लिगैंड्स को लिखना है अल्फाबेटिकली, अल्फाबेट के फॉर्म में लिगैंड्स को लिखना है। यूज बाई ट्राई टेट्रा टू नंबर लिगैंड्स ऑफ सेम टाइम। लिगैंड्स का नंबर दिखाने के लिए, जैसे मान लो 6 लिगैंड है, 3 लिगैंड है, 2 लिगैंड है, तो उसको दिखाने के लिए बाई ट्राई टेट्रा लिखना है। ठीक है, अच्छा, अगर लिगैंड के नाम में बाई ट्राई ऑलरेडी है, जैसे कोई एक लिगैंड ले लो, जैसे अभी हमने देखा था इथेन 1,2 डाइअमीन। देखो हमने लिगैंड देखा था इथेन 1,2 डाई अमीन, तो यहाँ पे डाई ऑलरेडी है, तो हम अब डाई और ट्राई नहीं यूज करेंगे, अब हम बिस और ट्रिस यूज करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं 6, मतलब मान लेते हैं दो EN है हमारे पास, तो हम लिखेंगे बिस EN, है ना, हम डाई EN नहीं लिखेंगे क्योंकि डाई ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, हम लिखेंगे बिस EN। ठीक है, तो देखो ये लिखा हुआ है, अगर लिगैंड के नाम में इफ लिगैंड हैज बाई ट्राई ऑलरेडी इन इट्स नेम, लिगैंड के नाम में बाई ट्राई ऑलरेडी है, देन यूज बिस ट्रिस, तो यूज करोगे बिस और ट्रिस टू शो नंबर ऑफ लिगैंड। ठीक है, अच्छा, इफ कॉम्प्लेक्स इज कटायन, कॉम्प्लेक्स अगर कटायन है तो सेंट्रल मेटल का नाम जो है सेम रहेगा। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था कॉम्प्लेक्स जो है ये कटायन था, है ना, अब इसका नाम लिखते समय जो कोबाल्ट है उसको हम कोबाल्ट ही लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर कॉम्प्लेक्स एनायन है तो ऐड 8 टू एलिमेंट, कॉम्प्लेक्स अगर एनायन है तो जो एलिमेंट का नाम है उसके आगे 8 लगा देंगे, यानी कोबाल्ट की जगह कोबाल्टेट लिखा जाएगा। ठीक है, अगर कैटायन है तो सिर्फ कोबाल्ट ही रहेगा, लेकिन अगर एनायन पार्ट में रहता है, अगर ये कोबाल्ट जो है वो एनायन पार्ट में रहता है तो इसको कोबाल्टेट लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। एग्जांपल देख लो, जैसे आयरन को फेरेट लिखेंगे, आयरन को फेरस कहा जाता है ना, तो आयरन को फेरेट लिखेंगे। ठीक है, आयरन को आयरनेट ना लिख देना, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, जो डिफरेंट वाले हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्ट बना के दी है। ठीक है आपको, तो आयरन को हम फेरेट लिख देंगे, 8 वर्ड आ जाएगा आखिरी में। राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन ब्रैकेट इन रोमन नंबर, जो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर है उसको आगे ब्रैकेट में रोमन नंबर में लिखना है। ठीक है,
अब और 2 एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे पहला है K4FeCN का होल 6। अब यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट, यहाँ पे पोटेशियम है, तो सबसे पहले हम पोटेशियम का नाम लिखेंगे, वो कि जो कि नॉर्मली पोटेशियम लिखा जाएगा, ठीक है। अब हम अंदर आएंगे, अंदर में सबसे पहले हम साइनाइड को देखेंगे, जो हमारा लिगेंड है उसको देखेंगे, उसका नाम लिखेंगे, और अल्फाबेटिकली में लिखना है, लेकिन यहाँ पे एक ही मतलब लिगेंड है, तो अल्फाबेट का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेक्सासाइनो, ठीक है, हेक्सासाइनो यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, आयरन को, क्योंकि ये पूरा आयरन जो है सेंट्रल मेटल जो है, ये किसका पार्ट है, कैटायन का पार्ट है, एनायन का पार्ट है, सॉरी, ये कैटायन पार्ट है, ये एनायन पार्ट है, क्योंकि आयरन जो है एनायन का पार्ट है, तो आयरन की जगह पे फेरेट लिख देंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 2 होगा, जो कि आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस आप कर लेना, ठीक। अच्छा, दूसरा यहाँ पे एक और है, यहाँ जैसे ये हमारा यहाँ पे कैटायन पार्ट ये था पॉजिटिव, यहाँ पे हमारा मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव था, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। तो COCl2 EN का होल ट्वाइस, और यहाँ पे क्लोरीन है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हमें पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखना है, जो कि हमारा ये स्फीयर है। स्फीयर में हमारे पास क्लोरीन है, और यहाँ पे इथेन 1,2 डायमीन है। अब इथेन 1,2 डायमीन ई से शुरू हो रहा है, क्लोरीन सी से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले सी लिखेंगे, है ना, क्योंकि अल्फाबेट के ऑर्डर में लिखना है। तो डाई क्लोराइडो, क्लोराइड नहीं लिखेंगे, क्लोराइडो लिखेंगे, डाई क्लोराइडो, क्योंकि 2 क्लोरीन है, तो डाई क्लोराइडो। यहाँ पे देखो बिस यूज किया गया है, डाई नहीं यूज किया गया, क्योंकि इथेन 1,2 डायमीन में डाई ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है। तो बिस इथेन 1,2 डायमीन, क्योंकि 2 है तो इस वजह से बिस। अच्छा, फिर उसके बाद कोबाल्ट का नाम कोबाल्ट ही रहेगा, क्योंकि ये कैटायन का पार्ट है। एनायन का पार्ट होता कोबाल्ट, तो कोबाल्टेट कर देते हैं, लेकिन कैटायन का पार्ट है तो कोबाल्ट ही रहेगा, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, और यहाँ पे क्लोरीन जो है इसको आखिरी में लिख देंगे क्लोराइड। तो पहले पॉजिटिव पार्ट का नेम, फिर उसके बाद एनायन का, तो पहले कैटायन का नेम फिर एनायन का, ठीक है। ये 2 एग्जांपल है, और हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो और कई सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स इज नेम्ड सेम एज कैटायन कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स को जैसे कैटायन कॉम्प्लेक्स का लिखा जाता है नाम, वैसे ही लिखा जाता है। जैसे मतलब कैटायन वाले में सेंट्रल मेटल का नाम जो है सेम रहता है, वैसे ही न्यूट्रल वाले में भी सेम रहता है, ठीक है। अच्छा, कुछ अब आपको जो अलग वाले हैं उनको देख लेते हैं। तो देखो, अगर एनायन कॉम्प्लेक्स में प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट हो जाएगा, ठीक है, ये तो नॉर्मल है। लेड है तो प्लम्बेट हो जाएगा, क्योंकि लेड का साइन आपने देखा है पीबी होता है, ठीक है, प्लम्बस कहते हैं लेड को। तो लेड है तो प्लम्बेट हो जाएगा। सिल्वर चूंकि एजी होता है, इसका साइन अर्जेंटेट हो जाएगा, ठीक है। गोल्ड जो है एयू साइन होता है, ऑरेट हो जाएगा। और टिन जो है एसन साइन होता है, स्टेनस कहते हैं इसको, है ना, स्टेनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेड का प्लम्बेट, सिल्वर का अर्जेंटेट, गोल्ड का ऑरेट, और टिन का स्टेनेट, इसके अलावा आयरन का फेरेट, ये सारे आपको याद रखने होंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। अब हम आते हैं आइसोमेरिज्म पे। अब देखो, आइसोमर मतलब आइसोमर बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक स्टीरियो आइसोमर कहते हैं, जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर इसमें आ जाता है, और एक होते हैं स्ट्रक्चरल। तो पहले हम स्टीरियो पढ़ेंगे। स्टीरियो में कौन कौन से, ज्योमेट्रिकल ये है आपके सामने, और ऑप्टिकल यहाँ नीचे देखो, ऑप्टिकल, ठीक है। अच्छा, ज्योमेट्रिकल में आपको पता है सिस और ट्रांस यूज होता है, और सिस और ट्रांस पहचाना बहुत आसान है, कॉमन सेंस। जैसे यहाँ पे PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2 है हमारे पास, अगर PT और NH3 सेम लिखे हैं, Cl सेम साइड लिखे हैं, तो हम सिस कह देंगे। PT लिखा है, NH3 अपोजिट साइड, Cl अपोजिट साइड लिखा है, तो ट्रांस कह देंगे। तो सिस ट्रांस पहचाना बहुत आसान है, ठीक है। अगर ऐसे 6 लिगेंड हैं, तो 6 लिगेंड में आपको देखना है सारे अमोनिया एक ही साइड लिखे हैं, तो सिस हो जाएगा। अमोनिया अलग अलग कर दिया गया, क्लोरीन भी अलग अलग कर दिया गया, तो यहाँ पे ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। 4 अमोनिया थे, चारों एक ही साथ लिख दिया गया था, और क्लोरीन भी एक साथ लिख दिया गया था, तो सिस हो गया। अमोनिया और क्लोरीन दोनों अलग अलग कर दिया गया, तो ट्रांस हो गया, ठीक है। ये भी पहचानना बहुत आसान है। अब जो अगला पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमको फेसियल और मेरिडियोनल समझना है। तो जैसे यहाँ पे CONH3 का होल थ्राइस, NO2 का होल थ्राइस है, इसको थोड़ा समझो। हमारे पास है CONH3 का होल थ्राइस और NO2 का होल थ्राइस। टोटल कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड, है ना। टोटल 6 लिगेंड है, 3 ये और 3 ये। अब देखो इसको बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो कोबाल्ट है ये तो हम बीच में रखेंगे, और एक प्लेन बना लेना है, मतलब एक पेपर बना लेना, एक स्क्वायर बना लो बेसिकली। ये स्क्वायर हमने बना लिया, ठीक है। इसमें एक एक चीज लगा दो, जैसे हमने NO2 है ना, NO2 और NH3 ऐसे लगा दिया। अब इस प्लेन के ऊपर एक लगेगा, ठीक है, और एक इस प्लेन के नीचे लगेगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 NH3 बचा, एक NH3 ऊपर और एक NH3 नीचे, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। एक मतलब एक प्लेन पे रहेगा, 4 चीजें एक प्लेन पे हैं, और एक अमोनिया प्लेन के ऊपर लगेगा, और एक अमोनिया प्लेन के नीचे साइड में लगेगा, इस तरह से होता है, ठीक है। तो अच्छा, अब इसको देखो, यहाँ पे हमारे 4 हैं। अब इसको थोड़ा 3D मैंने स्ट्रक्चर इसको बना के दिखाया है, क्योंकि मुझे पता था इसको समझना बहुत टफ होता है। तो देखो, जैसे ये हमारा एक पेपर है, इस पेपर में बीच में हमारा कोबाल्ट है, ये अमोनिया और ये NO2, यहाँ पे 2 अमोनिया है, और यहाँ पे NO2 है, ठीक है। तो बीच में कोबाल्ट है, अमोनिया अमोनिया, NO2 NO2।
अच्छा, इसके ऊपर साइड में एक NO2 है, NH3 है, और नीचे साइड में NO2 है। तो जो ऊपर साइड में NH3 है उसको हम दिखाएंगे इस चीज से, ये देखो, ये हो गया। ठीक है, जो हमारा प्लेन था, प्लेन के ऊपर साइड में इस पॉइंट पे क्या होगा, NH3 होगा, जो कि NH3 यहाँ पे दिख रहा है। नीचे साइड में NO2 होगा, जो कि ये यहाँ पे। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा, इसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। जब भी कहा जाए ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर तो आप इसको एज्यूम क्या करिए। ठीक है, और ये देखो 4 दीवालों से बना है, ट्राइंगल नहीं है, 1 2 3 4, 4 दीवालों से बना है, और नीचे भी 4 साइड है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हमारा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ ऐसा होता है, ये मेरे भाई ने बनाया है अभी जल्दी जल्दी में। तो ये होता है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 2 टर्म यूज हुए हैं, फेशियल और मेरिडियोनल। जब फेशियल कहा जाए तो मतलब ऑक्टाहेड्रल के फेस पे 3 चीजें हैं। जैसे यहाँ पे देखो NO2 NO2 NO2, ये तीनों, ये NO2 कहाँ है, नीचे, यानी ये पॉइंट है, ये वाला NO2। ठीक है, ये और ये NO2 कहाँ पे है, हमारे इस पे। तो ये हटा देते हैं ऊपर वाला, हम इसको ले लेते हैं। ये वाला NO2 नीचे यहाँ पे, और ये NO2 कहाँ है, इस जगह पे। तो देखो ये और ये 3 फेस है ना, और ये तीनों को मिला दो तो एक फेस बन जाता है ना, ये एक फेस है, और इसी वजह से इसको कहते हैं फेशियल। ये हमारा फेशियल आइसोमर है या फैक आइसोमर कहा जाता है। ठीक है, मेरिडियोनल आइसोमर क्या कहते हैं, देखो NO2 तीनों क्या है, प्लेन पे है, यानी यहाँ पे बीच में हमारा कोबाल्ट है, NO2 यहाँ पे लगा है, और ये वाला अमोनिया यहाँ पे। तो NO2 यहाँ पे, अमोनिया यहाँ पे, और यहाँ पे बीच में कोबाल्ट। अब देखो इन तीनों NO2 को मिलाओ तो कहाँ आ जाएगा, इसी प्लेन पे आ जाएगा, और इस प्लेन को हम कहते हैं मेरिडियन। ठीक है, तो इसी प्लेन को हम मेरिडियन कहते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं मेरिडियोनल आइसोमर या मर आइसोमर। तो फेशियल कब होगा, जब किसी एक फेस पे आ जाए तीनों, और मेरिडियोनल कब होगा, जब मेरिडियन पे आ जाए या बीच में आ जाए, है ना। ये 2 हैं, है ना, और दोनों के जब बीच वाले पे आ जाता है, किसी भी फेस पे आ जाए तो फेशियल कहेंगे, और अगर बीच पे आ जाए तो हमारा मेरिडियोनल हो जाएगा। तो ये फेशियल और मेरिडियोनल का बेसिक है। अब देखो एग्जाम में तो आपको 3D स्ट्रक्चर दिखाएगा नहीं, तो कैसे पहचानना है, आपको देखना है कि ये जो कोबाल्ट है, अगर ये चारों आपस में किसी में जुड़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये 3 आपस में जुड़ गए हैं, तो मतलब ये प्लेन पे रहा होगा, और इस वजह से मेरिडियोनल लिख देना। अगर इन दोनों में से कोई ऊपर या फिर नीचे वाला जुड़ रहा है, जैसे यहाँ पे नीचे वाला जुड़ रहा है NO2 NH3 है ना, दोनों आप जोड़ सकते हो, कोई ये जरूरी नहीं कि NO2 के बेसिस पे, NH3 के बेसिस पे भी आप कह सकते हो। तो देखो अगर ये दोनों से कोई ऊपर वाला या फिर नीचे वाला जुड़ रहा हो, तो हम कह देंगे फेशियल आइसोमर, क्योंकि इससे फेस बनेगा और इससे मेरिडियन बनेगा। तो फेशियल और मेरिडियोनल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे। जैसे एग्जांपल एक यहाँ पे एनसीईआरटी ने दिया है, देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को कुछ खास बताया नहीं गया इस चैप्टर में, बिल्कुल नहीं बताया गया। ठीक है, बेसिक एक दो एग्जांपल दे रखे हैं एनसीईआरटी ने, और बता रखा है कि एक डेक्स्ट्रो है या एक लीवो रोटेटरी है ना, एक डी है एक एल है, इस तरीके से बता रखा है बस। ऐसे ही एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे, PtCl2En2 का होल +2। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये मतलब एक इसका ये है डेक्स्ट्रो वाला पार्ट। डेक्स्ट्रो मतलब जो लाइट को राइट साइड में मोड़ दे उसको हम डेक्स्ट्रो कहते हैं, है ना। तो आइसोमेरिज्म का पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है, वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको समझाया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत कम ही समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि मतलब लंबा चैप्टर है, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे कोई परेशान ना होना, अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, वो आइसोमेरिज्म वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेटिनम है, एक क्लोरीन इधर लगा दिया, एक इधर, EN दोनों इधर लगा दिया। अब देखो EN जो है हमारा बाइडेंटेट लिगेंड है, तो यहाँ पे एक यहाँ पे बॉन्डिंग हुई है और एक इस तरीके से, और यहाँ पे देखो चिलेशन हो गया है ना, रिंग फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे भी रिंग फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे बीच में एक मिरर लगा दो, तो इसी की मिरर इमेज यहाँ पे बना दी गई है ना। ये वाला क्लोरीन तो ऐसे ही रहेगा, इधर वाला क्लोरीन इधर चला गया है ना, EN जो इधर वाला था ये इस साइड आ गया, ये आ गया, और इस साइड जो था इस साइड हो गया, तो यहाँ पे आ गया। तो ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो है, और ये दोनों आपस में अगर इस इमेज को अगर उठा के आप इस पे रखोगे तो इम्पोज नहीं होगी, सुपर इम्पोज नहीं होगी, मतलब एकदम ये इमेज और ये इमेज अलग अलग दिखेगी। अगर आपस में उठा के इस पे रखोगे तो अलग अलग दिखेगी। ये पहचान होती है आइसोमेरिज्म की, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। अगर एक इमेज आप उठाओ और उसी की मतलब एक ऑब्जेक्ट आप उठाओ उसी के इमेज पे रख दो तो दोनों अलग अलग दिखेंगे, है ना। देखो यहाँ पे क्लोरीन भाई इस साइड है और यहाँ पे इस साइड है, अगर आप इसको जस्ट ऐसे ही उठाते हो और लाके यहाँ पे रख देते हो तो दोनों अलग अलग होंगे ना, और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की पहचान होती है। तो इसको हम डेक्स्ट्रो कहते हैं, इसको लीवो, क्योंकि जो लाइट होती है अगर इस पे पड़ती है इस कंपाउंड पे तो ये राइट साइड में मोड़ देता है, और इस कंपाउंड पे लाइट पड़ती है तो ये लेफ्ट साइड में मोड़ देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा IUPAC नेमिंग और आइसोमेरिज्म, है ना। तो ये सेकंड पेज था हमारा, अब चलते हैं थर्ड पेज पे। तो आ गए हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। हमने स्टीरियो वाला पढ़ दिया, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कौन कौन था, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। अब हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, जो कि बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है।
चैप्टर में सबसे आसान कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पहचानना है, ठीक है। अच्छा, लिंकेज पहला मतलब ये 4 तरह के होते हैं। पहला है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जैसे CONH3 का होल 5 है, NO2 है। अब Na2 एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है ना? तो ये ONO के थ्रू बॉन्ड कर सकता है और NO2 के थ्रू बॉन्ड कर सकता है, मतलब ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड कर सकता है और नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड कर सकता है। अगर ये ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड करता है तो रेड कलर का दिखता है, और अगर नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड करता है तो येलो कलर का दिखता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। मतलब अगर एक NO से एक ONO से बॉन्डेड है, एक NO2 से बॉन्डेड है, तो दोनों क्या है आपस में, लिंकेज आइसोमर में। सीन इन कॉम्प्लेक्स विद एम्बीडेंटेड लिगेंड, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स में दिखेगा जहां पे एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है। और आप ये भी देख रहे हो कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज बदल जा रही हैं। जब ऑक्सीजन से बॉन्डिंग हो रही है तो ये रेड कलर दे रहा है, जब नाइट्रोजन से बॉन्डिंग हो रही है तो येलो कलर दे रहा है, ठीक है। दूसरा है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। ये पूरा एक ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, एक ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये पूरा, जिसमें दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं। अगर ये स्फीयर जो है आपस में लिगेंड को एक्सचेंज करते हैं तो उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे CrNH3 था और COCN था, है ना। यहाँ पे Cr के साथ NH3 था, यहाँ पे Cr के साथ Cn आ गया, मतलब Cn जो है उठ के यहाँ चला गया और अमोनिया उठ के यहाँ आ गया, ठीक है। Cr के साथ Cn आ गया और CO के साथ NH3 आ गया, तो इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तीसरा है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, जब काउंटर आयन रिप्लेस कर देता है लिगेंड को। मतलब जैसे यहाँ पे देखो CONH3 का होल 5 है, SO4 है और Br बाहर है। यहाँ पे CONH3 होल 5, Br अंदर आ गया, SO4 बाहर चला गया, तो लिगेंड और काउंटर आयन जो है एक दूसरे से रिप्लेस हो गए, तो इसको हम आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कह देंगे। चौथा है सॉल्वेट, जिसको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहते हैं, और ये एकदम सेम टू सेम है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के, ठीक है। बस यहाँ पे जो मूवमेंट होता है वाटर का होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर। देखो यहाँ पे CrH2O का होल 6 है, 6 H2O जो है वहाँ पे, यहाँ पे लिगेंड है इसमें से, और यहाँ पे बाहर 3 क्लोरीन है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 5 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, एक H2O जो है वो बाहर चला गया और एक क्लोरीन अंदर चला गया, ठीक है, वही हुआ। Br बाहर गया, SO4 अंदर आ गया, है ना, यही तो हुआ। SO4 बाहर गया, Br अंदर आ गया, तो ये वाला बन गया। वैसे यहाँ पे एक H2O बाहर चला गया, एक क्लोरीन अंदर आ गया, तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है और देखने में एकदम आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की तरह होता है। तो इसको सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी कहते हैं और हाइड्रेट भी कहते हैं, क्योंकि वाटर का इन्वॉल्वमेंट है इसलिए हाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारा आइसोमेरिज्म हो गया। अब वर्नर थ्योरी की कुछ कमियां हैं जो कि हम पढ़ लेते हैं। वर्नर्स थ्योरी कांट एक्सप्लेन, क्या क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाई, ओनली सम एलिमेंट्स फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कुछ ही एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ऐसा क्यों होता है, पहली चीज ये होगी। बॉन्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर डायरेक्शनल, जो बॉन्ड होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो डायरेक्शनल होते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि बीच में कोबाल्ट है, जो अमोनिया आसपास लगे हैं उनकी फिक्स पोजीशन होगी, एक ऊपर है, एक नीचे है, एक राइट साइड में है, एक लेफ्ट साइड में है। तो जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी डायरेक्शन होती है एक प्रॉपर। ऐसा क्यों होता है। हैव मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, आपने देखा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ठीक है। कुछ पैरा मैग्नेटिक होते हैं, कुछ डायामैग्नेटिक होते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो ये वर्नर की थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाई। अब इसी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हम आएंगे दूसरी थ्योरी पे, जो कि है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो अब हम आते हैं सेकंड थ्योरी पे। पहला हमने वर्नर थ्योरी पढ़ा, फिर वैलेंस बॉन्ड और क्रिस्टल थ्योरी, दो बची हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको VBT कहा जाता है, इसमें सबसे पहले आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर किसी कंपाउंड में 4 आया तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो सकता है और dsp2 हो सकता है, ठीक है। अच्छा, sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा तो टेट्राहेड्रल शेप आएगा, अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो स्क्वायर प्लेनर शेप आएगा। तो ये आपको याद करना होगा, रटना पड़ेगा कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में, और ये तो आप दिख रहा है ना, 3p और 1s, टोटल 4 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से आपको दिख रहा है 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। 2p, 1s और 1d, टोटल 4, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है ना। इसमें sp3 है तो टेट्राहेड्रल होगा, dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर शेप होगा, ठीक है। 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो sp3d हो जाएगा। देखो 3p, 1s और 1d, टोटल 5 ऑर्बिटल्स है ना, इस वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर 5, और ये शेप होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ तो sp3d2 हो सकता है या d2 sp3 होगा, दोनों में डिफरेंस मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। इसमें परेशान ना होना कि सर d2 sp3 और sp3d2 आपस में डिफरेंट क्यों होते हैं, ये अभी मैं समझा दूंगा आपको, अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो sp3d2 होगा या d2 sp3 होगा, दोनों केस में ऑक्टाहेड्रल शेप ही होगा, चाहे ये वाला पार्ट हो चाहे ये वाला, दोनों में ऑक्टाहेड्रल शेप होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में, ठीक है। अब आप आते हैं थोड़ा सा लिगेंड के बारे में, एक और पॉइंट। देखो लिगेंड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। ये लिगेंड की पावर के बेसिस पे, क्योंकि जो लिगेंड है जो आ रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने, उसकी पावर कितनी है इसके बेसिस पे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं जो, इनमें जनरली कार्बन और नाइट्रोजन डोनर होता है, मतलब जो लोन पेयर को डोनेट किया जा रहा है वो कार्बन के द्वारा किया जा रहा होगा या फिर नाइट्रोजन के द्वारा किया होगा, ठीक है। विल मेक इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अच्छा, जो पहले से हमारा सेंट्रल मेटल है, एक सेकंड, मान लेते हैं हमारे पास कोई वाई नाम का एक सेंट्रल मेटल है और इसके पास हमारे पास इसके डी ऑर्बिटल है ये, और डी ऑर्बिटल में 1 2 3
4 5 5 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, मान लेते हैं 6 इलेक्ट्रॉन थे। जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड Y के पास आएगा तो ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को कहेगा कि आपस में पेयरिंग कर लो, जो बचे हुए हैं ये 4 इलेक्ट्रॉन्स खाली हैं, इनको आपस में पेयरिंग करा देगा और Y जो है कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 1 2 तो यही है, ये वाला जो है आके इसमें पेयरिंग हो जाएगी, या इस तरीके से कर लो, ये वाला इसमें पेयर हो जाएगा और ये वाला इसमें पेयर हो जाएगा। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है इसी में रहेगा और ये 2 हमारा खाली हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की ये खासियत है, वो पेयरिंग कर देता है। अगर सामने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं जो कि अनपेयर्ड है तो उनकी पेयरिंग करा देगा, ये खासियत है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड विल मेक इलेक्ट्रॉन पेयर, एग्जांपल अमोनिया हो गया, Cn- हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देंगे। वीक फील्ड लिगेंड जो होता है इसमें X या फिर O डोनर होता है, X मतलब हेलोजन या फिर ऑक्सीजन डोनर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कराता, डोंट पेयर अप इलेक्ट्रॉन्स, एग्जांपल क्लोरीन हो गया, H2O हो गया, ठीक है, इन सब में। अब एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिख रहा होगा अच्छे से ना। तो एग्जाम्पल है हमारे पास CONH3 का होल 6+3, ये हमारे पास एक कंपाउंड है। कोबाल्ट का अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो देखो कोबाल्ट को हमने X मान लिया, टोटल 6 अमोनिया है तो 6 इंटू हर अमोनिया पे एक भी चार्ज नहीं होता, अमोनिया क्या होता है, न्यूट्रल होता है, NH3 में कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसी वजह से यहाँ पे 0 लिखा है, ठीक है। यहाँ पे Cn होता है साइनाइड, तो Cn जो होता है वो Cn माइनस के फॉर्म में रहता है, तो यहाँ पे -1 लिख देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे H2O होता है वाटर भी न्यूट्रल होता है, तो यहाँ पे 0 लिखते हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, अमोनिया क्योंकि न्यूट्रल है तो 0 लिख देंगे, 6 इंटू 0 बराबर 3, X निकालोगे आप +3 आ जाएगा, यानी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ गया। अच्छा, नॉर्मली कोबाल्ट का 29 ऑक्सीडेशन नहीं, एटॉमिक नंबर 29 होता है, और इसके सबसे बाहर वाली सेल में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो होगा 4s2 3d7, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 3d मैंने बनाया है, 4s बनाया है, ठीक है। इसके अलावा इसके पास 4p ऑर्बिटल भी होता है, लेकिन खाली होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं, 4p की जरूरत नहीं पड़ी थी, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो 4s में 2 हैं और 3d में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहे हैं। अच्छा, अमोनिया जो है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग करा देगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, है ना, तो इनकी पेयरिंग कराएगा। अच्छा, पहले देखो यहाँ पे कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेज में है, तो यानी 29 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इसमें 29 एटॉमिक नंबर है ना इसका, तो 29 इलेक्ट्रॉन होंगे, 29 में से 3 इलेक्ट्रॉन आपको निकाल देना है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन निकलते कहाँ हैं, जो सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पहले निकलते हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन S वाले में है, ठीक है। 4s2 जो है इसमें सबसे बाहर, भाई चौथी सेल है ना, ये तीसरी सेल है, तो चौथी सेल सबसे बाहर होती है, तो चौथी सेल से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन 4s2 से निकल गए। इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉन हमारा 3d7 जो है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो 4s2 हमारा खाली हो गया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों निकल गए, और 3d हमारा 6 बचा, 7 था, एक इलेक्ट्रॉन निकला, 6 बचा, तो 3 इलेक्ट्रॉन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आपको निकाल देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो 1 2 3 4 5 6 ही बचा। अब अमोनिया इसके पास आएगा तो इसकी पेयरिंग करवा देगा, और पेयरिंग इस तरीके से हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, तो CO अब देखो इस तरीके से कुछ हो जाएगा, कोबाल्ट +3 स्टेट में इस तरीके से रहेगा, ये वाला खाली और ये वाले में 6 इलेक्ट्रॉन जो कि पेयर हो गए हैं। अब अमोनिया कहेगा अब हम बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि 6 अमोनिया है और सारे अमोनिया एक एक लोन पेयर ट्रांसफर करेगा, और यहाँ पे देखो 6 ऑर्बिटल हमारे पास खाली मिल गए थे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे जब पेयरिंग हो जाएगी तो ये दोनों ऑर्बिटल खाली ही तो मिलेगा, तो एक एक अमोनिया एक एक लोन पेयर को दे देगा। तो ये जो ऑरेंज कलर से मैंने बनाया है ये अमोनिया का लोन पेयर है, और ये जो ब्लैक कलर से है ये कोबाल्ट का अपना इलेक्ट्रॉन है। तो हर एक अमोनिया ने एक एक लोन पेयर एक एक ऑर्बिटल में अपना डाल दिया, और टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 6 अमोनिया थे, 6 लोन पेयर इसने हर एक एक ऑर्बिटल में डाल दिए। अच्छा, ये सारे मिला के देखो, ये वाला डी था ना हमारा, ये डी था, ये एस है और ये पी है, तो D2sp3 ये हमारा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यहाँ पे देखो sp3d2 नहीं है, यहाँ पे D2sp3 है। D2sp3 इस वजह से क्योंकि अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज हुआ है, ठीक है, और बाहर वाला हमारा ये s और p ऑर्बिटल यूज हुआ है, तो क्योंकि अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज किया है इस वजह से D2sp3 नाम, इसका हाइब्रिडाइजेशन का नाम D2sp3 होगा, ठीक है। अच्छा, अब D2sp3 है तो आप बता सकते हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा, ये सामने लिखा है। D2sp3 है तो ये भी आप बता सकते हो कि ऑक्टाहेड्रल शेप होगा, सामने लिखा है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो इसका मतलब डायामैग्नेटिक होगा, जब इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो भाई सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के पेयर में हैं, तो ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा, इसी वजह से डायामैग्नेटिक। ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये आप इसको देख के बता देंगे, ठीक है। इसको कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या फिर स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। स्पिन पेयर्ड क्योंकि हर एक स्पिन जो है, ये मान लेते हैं ये क्लॉकवाइज स्पिन है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसी वजह से स्पिन पेयर है। लो स्पिन इस वजह से है क्योंकि सारे के सारे पेयरिंग में है, भाई अगर एक इलेक्ट्रॉन अकेला था जब
तो इसकी स्पिन और इसकी स्पिन, इसकी स्पिन सारी एक ही साइड थी, स्पिन बढ़ रही थी, है ना, इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो बढ़ रही थी। लेकिन अब यहाँ पे देखो स्पिन घट गई, इस वजह से लो स्पिन कहा गया, सारे के सारे एक दूसरे से पेयर हो गए। ये अगर मान लो राइट क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो स्पिन कम हो गई, इस वजह से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे, क्योंकि इनर डी ऑर्बिटल यूज हुआ है, अंदर वाला डी ऑर्बिटल यूज हुआ है, इस वजह से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। और ये कलरलेस होगा, कलरलेस भी इसी वजह से होता है क्योंकि इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तब कलर आता है, ठीक है। तो कलरलेस होगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें क्वेश्चंस आते हैं, कभी भी आपको एक कॉम्प्लेक्स दे दिया जाएगा, इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, उसका शेप, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके स्पिन किस तरीके है, आउटर ऑर्बिटल है, इनर ऑर्बिटल है, कलर है या नहीं है। और ये सारी चीजें आप सिर्फ एक ही चीज से बता सकते हो, ये आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, सब आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको पता चल गया D2 sp3 क्यों आया, sp3 D2 क्यों नहीं आया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज ध्यान दो, जैसे जब हमारे पास 4s2 3d7 हो गया, ठीक है, तो हमारे पास चौथी सेल इन्वॉल्व हो गई, है ना। हमने लिखा 4s2 मतलब चौथी सेल इन्वॉल्व हो गई। अच्छा, 4s2 में हमारे पास 4 जो चौथी सेल है, इसमें s भी होता है, p भी होता है, और d भी होता है, और f भी होता है। f होता है कि नहीं होता है, 4f होता है ना। आपने तो सुना है, देखो आपने ये सुना है 1s, है ना, 2s, 3s, हर एक में सुना है, लेकिन आपने 1d नहीं सुना है कभी, है ना, या फिर 1p नहीं सुना है। इसको वजह से ये किस वजह से होता है, ये थोड़ा सा समझ लो तो थोड़ा आपका काम आसान हो जाएगा। देखो, जब हमें पहला पीरियड में है, मान लेते हैं कोई एलिमेंट, हमारी पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पे पीरियड देख रहे हैं, पहला पीरियड है, तो पहले पीरियड में उसके पास सिर्फ s ऑर्बिटल ही हो सकता है, उसके अलावा कोई ऑर्बिटल नहीं होगा। मान लेते कोई ऑर्बिटल, कोई एलिमेंट दूसरे पीरियड में, पहले पीरियड में जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन में भी एक ही ऑर्बिटल होता है s ऑर्बिटल, हीलियम में भी एक ही ऑर्बिटल होता है s ऑर्बिटल। अगर सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो इसमें s ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं और p भी हो सकता है। अब सेकंड में आप देख लो, हाइड्रोजन हीलियम के बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन से लेकर नियॉन तक सब में s और p भरा जाता है, d कभी नहीं आएगा, क्योंकि दूसरा पीरियड है तो दो ही यहाँ पे सबसेल देखने को मिलेगी आपको। जो तीसरे पीरियड में एलिमेंट होता है उसके पास s, p और d तीनों हो सकते हैं। f नहीं आएगा, आपने कभी नहीं सुना 3f वाला ऑर्बिटल कभी नहीं देखा होगा आपने, होता ही नहीं है। ऐसे ही जब फोर्थ पीरियड का जो एलिमेंट होगा उसमें s, p, d और f चारों सेल्स आएंगी, समझे। और ये जो हमारा कोबाल्ट है, अब कोबाल्ट आप देखोगे तो ये चौथे पीरियड का एलिमेंट, ठीक है, हाँ चौथे पीरियड का एलिमेंट है कोबाल्ट। तो कोबाल्ट अगर चौथे पीरियड का एलिमेंट है तो इसमें s, p, d, f चारों होंगे, कोबाल्ट ही तो है, हाँ, इसमें s, p, d, f चारों होंगे। तो इसी वजह से जब हमारे पास फोर्थ सेल आ गई तो यहाँ पे देखो 4s भी है इसके पास, 4p भी है, 4p खाली है, इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि उतने हैं ही नहीं भरने के लिए, लेकिन इसके पास कमरे जरूर हैं, कमरे वो खाली हैं, लोग नहीं है बस। तो 4 के पास 4s भी है, 4p भी है, 4d भी है और 4f भी है। तो यहाँ पे p दिखाया गया है, अभी आपको देखेंगे 4f भी आएगा, और सॉरी 4d भी आएगा, जिसमें हम 5 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, वो भी खाली होगा क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन्स तो यहीं तक भरे गए हैं s पे, p में भरे ही नहीं गए हैं, ठीक है, d में भी खाली हैं अभी। तो 4 ये आपको दिखाया जाए, अगर इसका और लिखने कहा जाए तो 4s तो ही है, 4p भी है, 4d सॉरी हाँ 4d भी है और 4f भी है आगे, इसके आगे, जो कि हमने बनाया नहीं है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि CONS3 किस तरीके से इस प्रॉपर्टीज को शो करता है। अब एक और एग्जांपल लेंगे हम जिससे कि अच्छे से आपको समझ में आए, ठीक है। ये हमारा तीसरा पेज था, है ना, चौथे पे आ जाते हैं। ये चौथा पेज है हमारा, और इसमें चौथा देखो एक एग्जांपल और है, एक एग्जांपल और है, हमने लिया है COF6 3-, ठीक है। अच्छा, CO का फिर यहाँ पे वो निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। CO को हमने x ले लिया, प्लस F जो है टोटल 6 है, लेकिन हर F में एक -1 का चार्ज होता है ना, F माइनस होता है, Cl माइनस होता है, ये सब लिगेंड बनते हैं तो इन पर निगेटिव चार्ज होता है। तो -1 × 6 बराबर +3, x = +3। ये हमारा सॉरी ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर आ गया x = मतलब कोबाल्ट का +3 आ गया। अच्छा, कोबाल्ट +3 स्टेट में मैंने आपको दिखाया था कैसा रहेगा, कोबाल्ट +3 स्टेट में कुछ इस तरीके से रहेगा, ये मैंने बताया था। और क्योंकि F क्या है, हेलोजन है ना, और हेलोजन क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, तो ये पेयरिंग नहीं कर पाएंगे। तो देखो जैसे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन खाली थे, यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन खाली हैं, पेयरिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि हेलोजन क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, पेयरिंग करा ही नहीं पाया। तो अब जो
मतलब ये आएगा F आएगा, फ्लोरीन आएगा, इसको आगे के ऑर्बिटल्स यूज करने पड़ेंगे। ये डी वाला 3D वाला ऑर्बिटल नहीं यूज कर सकता है। और मैंने बताया था अगर फोर्थ सेल आ गई तो मतलब 4s भी है, 4p भी है, 4d है, 4f भी है आगे, लेकिन 4f लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि खाली ही है सारा, ठीक है। और s और p और d ये तीनों को यूज किया जाएगा। अच्छा अब देखो यहाँ पे sp3d2, sp3d2 यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और यहाँ पे बाद में हमने D2 क्यों लिखा है, क्योंकि बाहर वाला D यूज किया गया है। उस समय देखो कौन सा 3D हमने यूज किया था, इस बार देखो हमने 4D यूज किया है, इसमें देखो हमने 3D वाला यूज किया था। ये 3D है ना, ये भी 3D है। क्या करना है, जरूरत नहीं है लिखने की, है ना, ये लिख दे कहीं पे, रहने दो, है ना। पहले देखो 3D हमने यूज किया था, ये वाला क्या है ऑर्बिटल 3D है। हमने 3D यूज किया था, 4s यूज किया था, 4p यूज किया था। अब हम 4s 4p और 4d यूज कर रहे हैं, यानी बाहर वाला ऑर्बिटल यूज किया जा रहा है। 4s 4p और 4d यूज कर रहे हैं, इसीलिए sp3d2 होगा, है ना। तो समझ में आ गया ना D2 sp3 और sp3d2 में अंतर। अच्छा अब sp3d2 ऑक्टाहेड्रल होगा, ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ये सब आप देख सकते बता सकते हैं। तो sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल होगा। पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक मतलब जो मैग्नेट है उससे अट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे क्योंकि यहाँ पे स्पिन जितनी थी उतनी बनी हुई है, बल्कि उससे ज़्यादा ही हो गई है ना। पहले कोबाल्ट में यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये वाला भी पेयर्ड था, सिर्फ 3 ही अनपेयर्ड थे, अब 4 अनपेयर्ड हो गए, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा क्योंकि बाहर वाला डी यूज किया गया है, अंदर वाला डी नहीं यूज किया गया है। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इसी वजह से sp3d2 आया है ना, D2 sp3 नहीं हुआ है। कलर्ड होगा क्योंकि यहाँ पे लोन इलेक्ट्रॉन्स जो है खाली हैं, फ्री हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, हायर स्टेट में जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं, वही एनर्जी लाइट के फॉर्म में रिलीज करते हैं, जिससे कि ये कलर दिखता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना। अब आते हैं लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी कुछ दिक्कतें थी, जिससे हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे ऊपर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले कई सारे एजम्पशंस थे इसमें। दूसरी चीज, नो मेजर ऑफ मैग्नेटिक डेटा, मैग्नेटिक डेटा का कोई मेजर नहीं था। स्टेबिलिटी के बारे में कोई बात नहीं की गई थी, कोई डिफरेंशिएशन नहीं बताया गया था। नो वे टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग फील्ड अगेन और वीक फील्ड अगेन, स्ट्रॉन्ग फील्ड अगेन और वीक फील्ड अगेन के बीच में डिफरेंस करने का कोई तरीका नहीं बताया गया था। जो हम यूज करते हैं तरीका, कि अगर हेलोजन डोनर है और ऑक्सीजन डोनर है तो वीक फील्ड लिगेंड होगा, कार्बन और नाइट्रोजन डोनर है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये हमने जुगाड़ से बनाया है, ठीक है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं था हमारे पास। तो यही दिखाया गया है कि कोई डिफरेंशिएशन नहीं था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड में। हम नहीं बता सकते थे देख के किसी चीज को कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है या फिर ये वीक फील्ड है, ठीक है। अब इसी की वजह से आया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है जिसको हम CFT कहते हैं। कितना देर हो गया, हाँ 50 मिनट का वीडियो हो गया है ना। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जिसको हम C2 कहते हैं, इसके बारे में देख दो। सबसे पहले इसने कंसीडर मेटल लिगेंड बॉन्ड टू बी प्योरली आयनिक। मेटल और लिगेंड के बॉन्ड में जो बॉन्ड मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बना है ये प्योरली आयनिक कंसीडर करता है, जबकि ओरिजिनल हमने क्या देखा था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे थे, है ना। देखो यहाँ पे हमने देखा था ना, हर एक अमोनिया एक लोन पेयर दे रहा है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, लोन पेयर दे के बॉन्डिंग हो रही है, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने कहा नहीं, जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग है ये प्योरली आयनिक हम कंसीडर करेंगे। कोई भी गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इन आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब क्या होता है, एक एटम है जो कि बाकी सारी चीजों से अलग है, पूरी दुनिया से अलग है, ये गैस के फॉर्म में है और आइसोलेटेड है, आइसोलेट मतलब एकदम अलग है, ठीक है। तो एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है एक किसी एलिमेंट का, उसमें सारे 5 डी ऑर्बिटल जो हैं उनकी एनर्जी सेम होती है, दैट इज डी जनरेट। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये हमने एक ऑर्बिटल बनाया है, ठीक है, ये पूरी दुनिया से अलग है। जब ये पूरी दुनिया से अलग होता है तो जो इसके डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो सेम एनर्जी पे होते हैं। इन सारे की एनर्जी क्या है, सेम है ना, 1 2 3 4 5, इन पांचों की एनर्जी बराबर है, लेकिन तब तक जब तक ये पूरी दुनिया से अलग है। जैसे ही इसके पास और एटम्स आने लगेंगे अलग अलग जगह से, जैसे ही इसके पास और एटम्स आने लगेंगे इसकी एनर्जी बढ़ने लगेगी। मान लेते हैं जब एटम्स इसके पास आने लगे इसकी एनर्जी कुछ बढ़ के यहाँ पे आ गई, पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ गई, लेकिन अपने में अभी भी सेम है, ठीक है, पहले भी सेम थी अभी भी सेम है, बढ़ गई है लेकिन सेम है। जब और पास आ जाएंगे ये एलिमेंट्स, जब ये एटम्स और पास आ जाएंगे और पूरा मतलब बॉन्ड बनाने का मोड हो जाएगा, तो जो ये 5 डी ऑर्बिटल्स हैं ये क्या करते हैं, टूट जाते हैं। 3 डी ऑर्बिटल की एनर्जी अलग हो जाएगी और 2 डी ऑर्बिटल की एनर्जी अलग हो जाएगी, इस तरीके से। पहले तो सारे के सारे अलग थे, अब मान लेते हैं ये दो ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ गई और 3 की कम हो गई। तो ये होता है डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग। और स्प्लिटिंग क्यों हो गई, जब एटम्स इसके पास आने लगे, समझे। तो देखो
इन आइसोलेटेड गैसियस एटम ऑफ एन एलिमेंट ऑल 5 d ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी। सारे 5 d ऑर्बिटल जो हैं उनके पास एनर्जी बराबर है, दैट इज डीजेनरेट। इसको कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। किसी भी मतलब जब एनर्जी बराबर होती है ऑर्बिटल्स की तो उनको हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। जब लिगेंड्स अप्रोच करते हैं, जब लिगेंड्स अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल के पास, सेंट्रल मेटल के पास जब लिगेंड्स आते हैं तो डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी के टर्म्स में डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट कर जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, इसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो समझ में आ गया नाम कैसे आया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हुई। स्प्लिटिंग क्यों हुई, जब ऑर्बिटल्स सॉरी जब लिगेंड्स आते हैं मेटल के पास तब स्प्लिटिंग होती है। अच्छा, अब हम देखो यहाँ पे स्प्लिटिंग करके दिखाया इन्होंने, थोड़ा सा जूम करते हैं जिससे आपको अच्छे से दिखे। देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा ऑब्वियसली, आपको पता है ना। उसमें जो क्रिस्टल फील्ड की स्प्लिटिंग होती है वो कैसे होती है, ये 5 ऑर्बिटल्स हैं, सेम एनर्जी पे थे। अब क्या हुआ, दो की एनर्जी बढ़ गई, किसकी, दो की, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनकी एनर्जी बढ़ गई। और डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इन तीनों की एनर्जी कम हो गई। जिनकी एनर्जी कम हुई है तीनों, इनको T2G कहते हैं, और जिनकी एनर्जी बढ़ गई इनको EG ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो कितने T2G ऑर्बिटल्स हैं, 3, और 2 EG ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। EG T2G का फुल फॉर्म क्या होता है, क्यों कहते हैं, कुछ नहीं जानना आपको, ठीक है, कुछ एनसीईआरटी नहीं बताया, ठीक है। अच्छा, जिस एनर्जी पे ये पहले थे, इस लाइन को हम कहते हैं बैरी सेंटर। ये बैरी सेंटर है, ये वो एनर्जी है जिसपे ये ऑर्बिटल्स पहले थे स्प्लिटिंग के पहले, ठीक है। यहाँ से और यहाँ ऑर्बिटल, अब देखो इनके बीच में स्प्लिटिंग हुई एनर्जी, इसकी एनर्जी बढ़ गई EG की, T2G की कम हो गई, तो इनके एनर्जी में जो डिफरेंस होता है उसको हम डेल्टा नॉट लिखते हैं, डेल्टा O लिखते हैं बेसिकली। O मतलब ऑक्टाहेड्रल, डेल्टा मतलब चेंज। तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन EG एंड T2G, EG और T2G में जो एनर्जी के डिफरेंस है उसी को हम कहते हैं डेल्टा O। O क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अच्छा, बैरी सेंटर से जो ऊपर वाला पार्ट है, जो EG ऑर्बिटल्स, ये 3/5 डेल्टा नॉट के दूरी पे होते हैं, दूरी मतलब एनर्जी पे होते हैं, और जो नीचे वाले ऑर्बिटल्स हैं ये 2/5 डेल्टा नॉट की एनर्जी पे होते हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिकली आप कह सकते हैं जितने एनर्जी पहले थी उससे 3/5 एनर्जी पे ऊपर वाले जो है बढ़ गए, और जो जितनी एनर्जी पहले थी उससे 2/5 टाइम्स जो है एनर्जी इनकी कम होगी, T2G की। 3/5 EG की बढ़ गई और T2G की 2/5 कम होगी, है ना। इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो ये फिगर आपके दिमाग में होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात आती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है ये शोज पावर ऑफ स्प्लिटिंग। ये शो करती है कि कोई जो लिगेंड आ रहा है उसकी कितनी पावर है स्प्लिट करने के लिए। मान लेते हैं यहाँ पे अमोनिया आ रहा है, उसने इतना स्प्लिट किया, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई और आ रहा है, CN आ रहा है, उसने और ज्यादा स्प्लिट कर दिया, डेल्टा नॉट और बढ़ा दिया, ये इसकी एनर्जी और बढ़ गई, इसकी एनर्जी और कम हो गई। तो ये स्प्लिटिंग की पावर शो करता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, सीधी भाषा में बात करें तो, ठीक है। अब ये सीरीज जो है आपको याद करनी पड़ेगी, है ना। मतलब मैंने तो कभी नहीं याद की, क्योंकि आपको ऐसे सीरीज में नहीं पूछा था। जनरली आपको क्वेश्चन जो आते हैं उसमें आपको पता रहेगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन फिर भी ये सीरीज आप याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बोर्ड वाले जो है वो छोड़ सकते हैं, लेकिन वो भी याद कर ले, ठीक है, क्या पता क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो अब देखते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है। सबसे वीक लिगेंड है I-, उससे जो मतलब पावर वाला है Br-, फिर SCN-, फिर क्लोरीन, फिर S-2, फिर फ्लोरीन, फिर OH, फिर ऑक्सीलेट, फिर H2O, फिर NCS। देखो SCN लिखा हुआ है और NCS, क्योंकि एम्बीडेंटेड है ना, दोनों एक ही कंपाउंड है लेकिन बॉन्डिंग अलग अलग से हुई है। EDTA, फिर NH3, फिर EN, फिर CN-, और सबसे ज़्यादा CO पावरफुल होता है। तो CN- हो गया, CO हो गया, ये पावरफुल होते हैं। और ये हमारा जो पहले कॉन्सेप्ट था कि कार्बन नाइट्रोजन जो डोनर वाले होंगे वो जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया, जो कि आपको दिख भी रहा है। EN जो होता है इसमें कौन डोनेट करता है, नाइट्रोजन, है ना, 2 नाइट्रोजन होते हैं। CN- में नाइट्रोजन है, CO में कार्बन है, NH3 में नाइट्रोजन है, EDTA में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ना। तो ये सारे के सारे हमारा कॉन्सेप्ट अभी भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। बस ये है कि ये जब दिख गया तो हमारा ये वाली लिमिटेशन दूर हो गई, VBT की ये लिमिटेशन दूर हो गई। नो वे टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। अब हमें पता चल गया कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन कितना वीक है ना। अच्छा, अब आते हैं पेयरिंग एनर्जी पे। तो पेयरिंग एनर्जी इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो एनर्जी होती है जो कि इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए यूज होती है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन से उनको पेयर करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसी को हम कहते हैं पेयरिंग एनर्जी। अब मान लेते हैं कोई d ऑर्बिटल है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो स्प्लिटिंग हो गई। अब 4 में से हमने फिर 4 इलेक्ट्रॉन इन दोनों में भरने हैं, तो 4 में से हमने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे। अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा भाई, यहाँ पे ही रह जाएगा तो पेयरिंग हो जाएगी, और यहाँ पे चला जाएगा तो मतलब पेयरिंग नहीं हुई, है ना। तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा ये पेयरिंग एनर्जी पर डिपेंड करता है।
तो अगर मान लेते हैं पेयरिंग एनर्जी कम है डेल्टा नॉट से, डेल्टा नॉट मतलब इन दोनों के बीच में एनर्जी के डिफरेंस जो है ना, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कर लेगा और T2G में ही रहेगा। देखो पेयरिंग एनर्जी कम है मतलब पेयरिंग आसानी से हो सकती है, थोड़ी एनर्जी चाहिए पेयरिंग हो जाएगी, तो पेयरिंग ये कर लेगा, है ना। ऊपर जाने की क्या जरूरत है, ऊपर जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, डेल्टा नॉट ज़्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम है, तो थोड़ी एनर्जी चाहिए पेयरिंग करने के लिए और ये पेयरिंग करके यहीं बैठ जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, पेयरिंग करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए और डेल्टा नॉट कम है, मतलब ये इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम है, तो अब इसको एनर्जी मिलेगी चौथे इलेक्ट्रॉन को, तो वो यहाँ पेयर करने के बजाय ऊपर चला जाएगा, कहेगा एनर्जी तो ही है हमारे पास, और ऊपर चले एक कमरे में अकेला रहेंगे, है ना। यहाँ पे पेयरिंग करनी पड़ेगी, वहाँ अकेला रहेगा आराम से। तो अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो पेयरिंग करने के लिए एनर्जी फालतू नहीं खर्च करेगा, ये क्या करेगा, जो कम जगह है वहाँ पे, मतलब डेल्टा नॉट कम है ना, तो डेल्टा नॉट क्रॉस करके यहाँ पे सीधा पहुँच जाएगा। नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, इंस्टेड इलेक्ट्रॉन विल जंप टू ईजी ऑर्बिटल, इंस्टेड इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा ईजी ऑर्बिटल्स में, ठीक। अच्छा, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हमने देख लिया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, अब हम देखते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, उसमें भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है, सिमिलरली वैसे ही होती है जैसा वहां पे होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे देखो जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और डी जेड स्क्वायर, इसकी एनर्जी कम हो जाती है, जबकि वहां पे बढ़ गई थी। और जो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स है, इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, जबकि वहां पे कम हो गई थी। दूसरी बात, इनकी एनर्जी जो कम हुई है वो 3/5 टाइम्स कम हुई है, मतलब काफी कम हो गई है, और 2/5 टाइम्स बढ़ी है, यानी ज्यादा बढ़ी नहीं है, ठीक है। अच्छा, नीचे वाले को यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ई कहते हैं और यहाँ पे T2 कहते हैं, जी टर्म नहीं यूज किया जाता है, एनसीईआरटी ने लिखा है सिमेट्री की वजह से। एनसीईआरटी सिर्फ इतना लिखता है कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो सिमेट्रिक रहते हैं, इस वजह से T2G लिखा जाता है, EG लिखा जाता है। लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं इसमें सिमेट्री नहीं होती, इस वजह से सिर्फ T2 लिखा जाता है और E लिखा जाता है, जी टर्म हटा दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक बहुत बढ़िया मतलब यहाँ पे रिलेशन है जो कि आपको याद रखना है, कि जो डेल्टा टी होता है, मतलब जो एनर्जी चाहिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग में जो एनर्जी आती है, इज इक्वल टू 4/3 ऑफ डेल्टा ओ, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो एनर्जी होती है वो 4/3 टाइम्स होती है डेल्टा ओ के, तो ये आप रिलेशन याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो डेल्टा टी इक्वल टू 4/3 डेल्टा नॉट। अब आ जाओ, अब आता है कलर इन कॉम्प्लेक्स। कलर क्यों आता है कॉम्प्लेक्स का, क्योंकि ये भी एक और चीज है जो कि वीबीटी नहीं बता पाया था कि कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो कलर क्यों देते हैं। तो देखो, एग्जाम्पल जैसे एनसीईआरटी ने दे रखा है, एक कॉम्प्लेक्स है TiH2 का होल 6 + 3+, ये वायलेट कलर का होता है। तो अब हम समझेंगे कि वायलेट कलर का क्यों होता है। तो नॉर्मल टाइटेनियम जो होता है 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4s2 3d2 ये कॉन्फिग्रेशन होता है, +3 यहाँ पे +3 की स्टेज में है, ठीक है। जब +3 की स्टेज में आप करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालो, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, यानी 4s2 3d1 आ जाएगा। तो 5 ऑर्बिटल जो दी हैं उसमें से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग हुई तो मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन हमारा T2G में है, ऑब्वियसली T2G में रहेगा, तो T2 क्योंकि एनर्जी कम है ना, जितनी कम एनर्जी उतनी स्टेबिलिटी, नॉर्मली अगर यहाँ पे 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो T2G में ही रह जाएंगे, EG में नहीं जाना चाहेंगे, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल है हमारा, सॉरी इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा T2G में रह गया। अब जब इसको एनर्जी दोगे, मान लेते हैं कोई ना कोई आप इसके ऊपर कलर डाल दो, जैसे आपने इसके ऊपर व्हाइट लाइट डाल दी, ब्लू कलर डाल दिया, येलो कलर डाल दिया, तो जब आप मतलब लाइट डालते हो इसके ऊपर, तो लाइट से क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये EG में चला जाता है, ठीक है। अब आप लाइट हटा दो, लाइट हटाओगे तो इसकी एनर्जी धीमे धीमे खत्म होगी और वापस ये T2G में आ जाएगा। जब ये वापस से आएगा और एनर्जी रिलीज करेगा तो लाइट के फॉर्म में रिलीज करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि कौन सी लाइट एब्जॉर्ब होगी तो कौन सी रिलीज होगी, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर का ऑप्शन कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो कलर एब्जॉर्ब होगा उसके सामने वाला दिखेगा, उसके सामने वाला इमिट होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स है जिसने वायलेट एब्जॉर्ब किया तो वो येलो कलर का दिखेगा, इमिट येलो कलर का करेगा, ठीक है। मान लेते हैं उसने ऑरेंज एब्जॉर्ब किया तो ब्लू कलर का दिखेगा, ब्लू उसने एब्जॉर्ब किया तो ऑरेंज कलर का दिखेगा, ठीक है। ऐसे ही रेड एब्जॉर्ब किया तो ग्रीन कलर का दिखेगा, ग्रीन एब्जॉर्ब किया तो रेड कलर का दिखेगा। तो इसको आप याद करना, इस सर्कल को याद रखना, और इस सर्कल को याद करने का बहुत आसान तरीका है, विबग्योर याद करना, लेकिन आई हटा देना। विबग्योर में क्या होता है, VIB होता है ना, यहाँ पे वी के बाद सीधा बी लिखना, VBGYOR, विबग्योर लिखना, ठीक है। और इसमें देखो सामने वाला कलर जो कलर एब्जॉर्ब होगा उसके सामने वाला इमिट होगा। अच्छा, अब एनसीईआरटी ने लिखा है कि वायलेट कलर का ये दिखता है, वायलेट कलर का अगर ये दिखता है तो ऑब्वियसली इसने येलो एब्जॉर्ब किया होगा, है ना। वायलेट कलर का अगर ये दिख रहा है तो येलो एब्जॉर्ब किया होगा, आसान है। तो कलर में जो कॉम्प्लेक्स है उसमें कलर कैसा होता है ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। तो आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझ ली, VBT भी समझ लिया, अब कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि हमें अगले पेज पे हैं, उसके बाद हम खत्म कर देंगे चैप्टर को। आओ, अगला हमारा कॉन्सेप्ट है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल।
जो मेटल कार्बोनिल होते हैं, देखो कार्बोनिल मतलब CO, देखो 2 CO होते हैं, है ना। एक CO ये होता है, इसको कोबाल्ट कहते हैं, है ना, कैपिटल C स्मॉल ओ। एक कार्बन एक ऑक्सीजन, ये कैपिटल कैपिटल है दोनों, तो इसको कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बोनिल कहते हैं, है ना, कार्बोनिल कहते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है, चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड नाम से था, है ना। तो बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल में हमने बॉन्डिंग देखनी है बस। जो मेटल और कार्बोनिल का बॉन्ड होता है, इसमें बोथ पाई और सिग्मा कैरेक्टर होते हैं, एनसीईआरटी देता है। तो दोनों कैरेक्टर हैं यहाँ पे, सिग्मा कैरेक्टर भी है, पाई कैरेक्टर भी है। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नहीं, एक चीज समझो, जैसे कोबाल्ट होता है, जो सॉरी कोबाल्ट में बोल रहा हूँ कार्बोनिल जो होता है यानी CO, कार्बोनिल अगर देखोगे, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास 8, 8 6 14 इलेक्ट्रॉन, टोटल दोनों मिला के 14 इलेक्ट्रॉन। अब इनको मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, इस तरीके से आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आप देखोगे यहाँ पे 3 ऑर्बिटल आपको खाली मिल जाएंगे, ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स है। पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz, ये तीनों खाली मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये है हमारा कार्बोनिल, कार्बोनिल में C है और कार्बन है, इसके बीच में 3 बॉन्ड रहते हैं, ठीक है। और 3 ऑर्बिटल्स यहाँ पे हमने दिखा रखे हैं, एक ये दोनों खाली है, और ये एक फ्री मतलब भरा हुआ ऑर्बिटल दिखा रहा है ना। तीनों खाली वाले हमने नहीं दिखाए हैं, ये ध्यान रखना। हमने 3 ऑर्बिटल दिखाए हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। ये वाला जो कि ये है, ये और ये दोनों जो है खाली हैं। ये बीच वाला जो है, ये वाला ऑर्बिटल, ये भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मेटल पे भी हमने 3 ऑर्बिटल दिखा रखे हैं, ये और ये और ये वाला। तो ये और ये वाला ऑर्बिटल, ये दोनों भरा हुआ है, बीच वाला खाली है। कार्बोनिल और मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो 2 तरीके से होती है। जो मेटल होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल के खाली ऑर्बिटल में देता है, और जो कार्बोनिल होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन मेटल के खाली ऑर्बिटल में होता है। तो देख रहे हो, दोनों साइड से बॉन्डिंग हो रही है। एक साइड से मेटल कार्बोनिल को दे रहा है, एक साइड से कार्बोनिल मेटल को दे रहा है, और इस तरह की बॉन्डिंग को कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो कार्बोनिल डोनेट्स लोन पेयर टू मेटल एंड मेटल डोनेट्स लोन पेयर टू कार्बोनिल। जब दोनों साइड से डोनेशन हो लोन पेयर का तो उसको हम कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो ये ध्यान रखना, मेटल कार्बोनिल्स में सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कार्बोनिल के स्ट्रक्चर मैंने दे रखे हैं, जो कि आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, ठीक है। और भी आपको एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर दे रखे हैं, लेकिन ये दोनों थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे है यहाँ पे CO2 CO8। अब ये CO क्या है, कोबाल्ट है ना, और ये CO हमारा कार्बोनिल है। तो कोबाल्ट, 2 कोबाल्ट है और 8 कार्बोनिल है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, 2 कोबाल्ट आप साथ में जोड़ दो, 3 कार्बोनिल इधर, 3 कार्बोनिल इधर, 6 कार्बोनिल हो गए। 1 कार्बोनिल इधर बीच में जोड़ दो, 1 कार्बोनिल इधर नीचे जोड़ दो, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 8 कार्बोनिल हो गए और 2 CO हो गए, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, Mn2CO10 ये भी याद रखना, Mn और Mn आपस में जोड़ दो, 5 है ना, हाँ 5 कार्बोनिल इसमें जोड़ दो, 5 कार्बोनिल इसमें जोड़ दो, तो ये हो गया Mn2CO10 का स्ट्रक्चर। तो ये दोनों स्ट्रक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसको याद रखना, ठीक है। अब आते हैं आखिरी टॉपिक पे, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। एक्चुअली खिड़की खुली हुई है ना, मतलब ठंडी का मौसम, उजाला आ नहीं रहा है, तो खिड़की खोलनी पड़ी है, तो इस वजह से ठंडी बहुत लग रही है। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, एनसीईआरटी ने तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी में ये चीज़ बताई है। ये जो है, ये एक्चुअली एक इक्विलिब्रियम नाम का चैप्टर होता है ना, आपके क्लास 11th में होता है। तो इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर्स है ये चीज़, ठीक है। तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ा दूंगा अभी, लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान ना होना, क्योंकि वो पूरा पूरा चैप्टर ही आपका अलग है, ठीक है। ये जो है, ये आप थोड़ा सा पढ़ स्टेबिलिटी जो है, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। चार्ज मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल का, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, मतलब साइज जितना कम है सेंट्रल मेटल का, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चिलेशन, चिलेशन मतलब रिंग फॉर्मेशन, तो चिलेट लिगेंड जो होंगे, जो डबल बाइडेंटेट होते हैं, वो सारे स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट नॉर्मल है। अब एनसीईआरटी ने जो लिखा है वो देखो, एनसीईआरटी ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बेसिस पे एनसीईआरटी मतलब स्टेबिलिटी को बताया है। एनसीईआरटी ने लिखा है जो स्टेबिलिटी होती है, अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, के से डिनोट किया जाता है। ऊपर हम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रखते हैं और नीचे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रखते हैं, ठीक है। ये बेसिक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप भूल गए होंगे, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ऊपर प्रोडक्ट का, इक्विलिब्रियम पे जितना प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है उतना रखते हैं, और नीचे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक रिएक्शन है, एम, ये हमारा मेटल है, इसमें 3 लिगेंड जुड़ रहे हैं और Ml3 बन जा रहा है, और इसका हमने मान लिया कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बीटा के बराबर है, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन जो हो रही है, मेटल और 3 लिगेंड जुड़ना और Ml3 बनना, ये 3 स्टेप में मान ले रहे हो रही है। पहला स्टेप में मेटल और लिगेंड जुड़ा है और Ml बन रहा है, तो इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 लिख दे रहे हैं, और ऊपर हमारा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यानी Ml का कंसंट्रेशन, और नीचे रिएक्टेंट का यानी M और L का कंसंट्रेशन, ये देखो, ठीक है।
फिर हमने ml लिया, ml में फिर एक L जोड़ा और Ml2 बन गया। फिर इसका हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 लिख दे रहे हैं, ऊपर Ml2 का कंसंट्रेशन जो कि हमारा प्रोडक्ट है और नीचे हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अगेन Ml2 में एक और L जोड़ा, Ml3 बना। इसका हम K3 लिख दे रहे हैं और Ml3 इसका ऊपर कंसंट्रेशन मतलब प्रोडक्ट का और नीचे हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है। अब जो बीटा होगा, बीटा मतलब इस रिएक्शन का इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो आता है K1 इंटू K2 इंटू K3 के बराबर, ठीक है। ये आप इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया भी जाता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो कैसे मतलब बिहेव करता है। मतलब जैसे कोई दो रिएक्शन उसको ऐड कर दो तो क्या होता है, उसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि बीटा जो है यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का M+3L गिव्स Ml3 ये होगा K1 इंटू K2 इंटू K3 के बराबर। और अगर डायरेक्टली हम निकालना चाहें तो Ml3 का कंसंट्रेशन जो कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है अपॉन M का कंसंट्रेशन और L का कंसंट्रेशन, L के कंसंट्रेशन के ऊपर क्यूब लगेगा। क्यूब क्यों? क्योंकि 3L है, तो जितना कोफिशिएंट रहता है उतना क्यूब लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपका इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से उठाया गया है, ठीक है। अब हम आते हैं, इस पे क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा, है ना। 99% चांस है इस पे कोई क्वेश्चन आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले, इस पे बहुत ही कम चांस है कि क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब आते हैं आखिरी टॉपिक हमारा, इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन। तो कई सारे इंपॉर्टेंस है, जैसे डिटेक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू कलर्ड रिएक्शन। आपको पता है कलर देते हैं ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो कलर के हिसाब से मेटल का डिटेक्शन हो जाता है कि कौन सा मेटल है। एस्टिमेट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की हार्डनेस निकाल सकते हैं, इससे एस्टिमेट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना के एक्सट्रैक्शन किया जाता है, ठीक है। काफ़ी अच्छी प्रोसेस होती है। क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, विटामिन B12 ये सारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। तो ये हमारे बॉडी में देख लो कितनी चीज़ें हैं ना, हीमोग्लोबिन है, विटामिन B12 है, ये सारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है एक तरह का। यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। इसका नाम चिलेट थेरेपी। क्या होती है? टू रिमूव मेटल्स विच आर इन टॉक्सिक कंसंट्रेशन इन आवर बॉडी में। हमारे बॉडी में मान लेते हैं कोई मेटल है जिसका टॉक्सिक कंसंट्रेशन हो गया, मतलब मान लेते हैं वो 10 ग्राम चाहिए था हमारी बॉडी में और 50 ग्राम हो गया, तो अब इसमें क्या होगा, चिलेट थेरेपी यूज करते हैं। हम उस मेटल का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनवा के निकलवा देते हैं बॉडी से, तो इसको हम कहते हैं चिलेट थेरेपी, ठीक है। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ। तो कितने पेज थे हमारे पास? एक ये है, ये हमारा चौथा पेज है, ये तीसरा है, ये दूसरा है और ये हमारा पहला पेज है। तो ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, लाइक और थोड़ा शेयर वेयर कर देना चैनल यार, काफ़ी टाइम से शेयर करने को ये नहीं बोला, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, है ना, बाय। वीडियो कैसा लगा ये बता देना, ठीक है, बाय।